गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हम व्यापार की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने जा रहे हैं। वो ये कि कंपनियां अपने ग्राहक कैसे चुनती हैं। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी बिजनेस की सफलता या असफलता तय कर सकता है। और इसी को कहते हैं मार्केट टारगेटिंग। बिल्कुल। मार्केटिंग में एक बहुत मशहूर प्रक्रिया है, एसटीपी कहते हैं उसे। एसटीपी? हाँ, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग। और ये जो टारगेटिंग है, ये इसका दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है। मतलब बहुत सरल शब्दों में कहें तो बाजार को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद कंपनी ये चुनती है कि कौन सा हिस्सा उसके लिए सबसे फायदेमंद है, और फिर अपनी सारी मार्केटिंग की कोशिशें, सारा पैसा उसी एक समूह पर लगा देती है। लेकिन ऐसा करना क्यों जरूरी है? मतलब कोई कंपनी हर किसी को अपना सामान क्यों नहीं बेच सकती? इसके देखिए 3 मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि सभी ग्राहकों की जरूरतें अलग अलग होती हैं, है ना जी। दूसरा, कंपनी के पास जो संसाधन होते हैं, जो पैसे होते हैं, वो सीमित होते हैं। और तीसरा, बाजार में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप असल में किसी को भी खुश नहीं कर पाते। बात तो सही है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कंपनियां ये काम करती कैसे हैं? क्या कुछ अलग अलग रणनीतियां होती हैं जिनका वो इस्तेमाल करती हैं? हाँ बिल्कुल। और सबसे पहली रणनीति से शुरू करते हैं। ठीक है। ये सबसे सीधी, सबसे पुरानी रणनीति है। अच्छा। जैसे कोई पुरानी दुकान हो जो सबके लिए एक ही तरह का साबुन बेच रही हो, हाँ। ये मानकर कि सबको वही चाहिए। एकदम से। इसे अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या मास मार्केटिंग कहते हैं। इसमें कंपनी पूरे बाजार को एक ही मानती है और सबके लिए एक ही प्रोडक्ट, एक ही मार्केटिंग प्लान बनाती है। इसकी मूल धारणा यही है कि ज्यादातर ग्राहकों की जरूरतें एक जैसी ही हैं। इसका कोई क्लासिक उदाहरण, शुरुआती दिनों में कोका कोला। तब उनका बस एक ही प्रोडक्ट था, एक ही स्वाद जो पूरी दुनिया के लिए था। इस रणनीति के फायदे भी हैं, जैसे कि लागत कम आती है क्योंकि आप बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी तो होगा। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये ग्राहकों की अलग अलग जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। और आज के दौर में जहां इतनी चॉइस है, ये रणनीति चलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो जब कंपनी को ये एहसास हुआ कि भाई हर कोई एक ही चीज नहीं चाहता, तब क्या हुआ? यहीं पर शायद अगली रणनीति आती होगी। सही। इसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड या सेगमेंटेड मार्केटिंग। इसमें कंपनी बाजार के 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों, मतलब सेगमेंट्स को चुनती है और फिर हर एक के लिए अलग प्रोडक्ट और अलग मार्केटिंग रणनीति बनाती है। अच्छा, ये मुझे मारुति सुजुकी की याद दिला रहा है। उनके पास कम बजट वाले खरीदार के लिए एक कार है, एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए दूसरी, और जो प्रीमियम महसूस करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग ही मॉडल है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अलग अलग ग्राहकों की जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी होती हैं, जिससे बिक्री बढ़ती है और ब्रांड की एक मजबूत छवि बनती है।
लेकिन ये तो बहुत खर्चीला भी होगा और इसे मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। ये बहुत खर्चीली और प्रबंधन में काफी जटिल होती है। तो हम एक बड़े जाल से कई छोटे छोटे जालों पर आ गए। पर क्या हो अगर कोई कंपनी कहे कि मैं इतने सारे जाल नहीं फेंकूंगा, मैं सिर्फ एक बहुत ही खास छोटे जाल का इस्तेमाल करूंगा? उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। इसमें कंपनी अपनी सारी ऊर्जा और अपने सारे संसाधन सिर्फ एक खास सेगमेंट पे लगा देती है। रोलेक्स घड़ियां इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। रोलेक्स? हाँ, वो मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम ग्राहकों पर ही ध्यान केंद्रित करती है। इसके फायदे तो साफ दिख रहे हैं। मतलब बाजार में एक मजबूत पकड़ बन जाती है और कंपटीशन भी शायद कम होता है। लेकिन इसमें जोखिम तो बहुत होगा। इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर किसी वजह से उस एक सेगमेंट की मांग गिर जाती है तो पूरी कंपनी संकट में आ सकती है। बिल्कुल, यहीं पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। मैंने नीश मार्केटिंग के बारे में भी काफी सुना है। ये कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग से कैसे अलग है? दोनों सुनने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नीश मार्केटिंग कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग का ही एक और ज्यादा केंद्रित मतलब और फोकस्ड रूप है। ये एक बहुत ही छोटे और विशेष ग्राहक समूह पर फोकस करती है, जिनकी जरूरतें इतनी खास होती हैं कि बड़ी कंपनियां अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देती हैं। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे पतंजलि आयुर्वेद, उन्होंने सिर्फ उन ग्राहकों को टारगेट किया जो आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उत्पाद चाहते थे। ये एक नीश था। इसका फायदा यह है कि कंपटीशन कम होता है और ग्राहक बहुत वफादार होते हैं, जिससे मुनाफा ज्यादा होता है। कमाल है। तो हम सबसे बड़े समूह से शुरू होके एक बहुत ही छोटे और खास समूह तक पहुंच गए। क्या इससे भी ज्यादा विशिष्ट, इससे भी ज्यादा स्पेसिफिक हुआ जा सकता है? क्या किसी एक व्यक्ति को टारगेट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और आज की तकनीक से ये संभव है। इसे माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप उत्पादों और मार्केटिंग प्रोग्राम को स्थानीय ग्राहकों या फिर एक एक व्यक्ति की जरूरतों के हिसाब से ढालते हैं। इसके दो प्रकार हैं। दो प्रकार? हाँ, एक है लोकल मार्केटिंग और दूसरा है इंडिविजुअल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग तो समझ में आता है, जैसे किसी शहर या मोहल्ले की जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स रखना। लेकिन ये इंडिविजुअल मार्केटिंग, ये क्या है? इसे 1-to-1 मार्केटिंग भी कहते हैं, जहां हर एक ग्राहक के लिए प्रोडक्ट को कस्टमाइज किया जाता है। अरे वाह, ये तो वही है जो अमेज़न करता है ना? उनकी वेबसाइट पर जो प्रोडक्ट्स हमें दिखते हैं वो इस पर आधारित होते हैं कि मैंने पहले क्या खरीदा या क्या देखा है। मतलब वो एक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये ग्राहक को बहुत खास महसूस कराता है और इससे संतुष्टि का स्तर बहुत बहुत ऊंचा होता है। लेकिन जाहिर है ये रणनीति बहुत ज्यादा महंगी और लागू करने में भी उतनी ही जटिल हो सकती है। ठीक है, तो इसे समेटते हैं। हमारे पास ये रणनीतियां हैं, बहुत व्यापक मतलब सबके लिए एक, से लेकर बहुत व्यक्तिगत तक मतलब सिर्फ एक के लिए एक। कोई कंपनी इनमें से अपने लिए सबसे अच्छी रणनीति कैसे चुनती है? ये किस बात पर निर्भर करता है? ये चुनाव मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। पहली, कंपनी के पास संसाधन कितने हैं, और दूसरी, बाजार में कंपटीशन का स्तर क्या है। अच्छा। अगर हम जोखिम और लागत के हिसाब से देखें तो अनडिफरेंशिएटेड रणनीति में लागत कम है, पर आज के दौर में जोखिम मध्यम है। वहीं डिफरेंशिएटेड और माइक्रो मार्केटिंग में लागत बहुत ज्यादा है, पर क्योंकि आप कई सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं तो जोखिम बढ़ जाता है। और कॉन्सेंट्रेटेड रणनीति, जिसमें सिर्फ एक सेगमेंट पर फोकस होता है, उसमें जोखिम सबसे ज्यादा है, क्योंकि कंपनी सिर्फ एक ही सेगमेंट पर पूरी तरह से निर्भर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह सब एक रणनीतिक चुनाव है। कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है। संसाधनों, जोखिम और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की इच्छा के बीच एक सही संतुलन बनाना ही टारगेटिंग है। बिल्कुल सही। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि मार्केट टारगेटिंग सिर्फ ग्राहक चुनना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मौलिक निर्णय है जो किसी कंपनी के प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर उसके विज्ञापन तक उसकी पूरी दिशा तय करता है। हाँ, और इन सभी रणनीतियों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, मार्केटिंग के प्रयासों को सही दिशा देना, संसाधनों का कुशलता से उपयोग करना, ग्राहकों को संतुष्ट करना और कंपटीशन में बढ़त हासिल करना। सही कहा। यहां मैं सोचने के लिए एक बात छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI और डेटा एनालिसिस जैसी तकनीक बेहतर होती जा रही है, क्या भविष्य में सारी मार्केटिंग अंततः माइक्रो मार्केटिंग ही बन जाएगी? क्या सेगमेंट का विचार ही खत्म हो जाएगा और हर ग्राहक अपने आप में एक पूरा बाजार होगा?